जनाब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद आमिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। आप इंतहाई काबिल और फाजिल दोस्त हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत ही कीमती साथी हैं और दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ। हमारे कराची के एक साथी हैं, प्रोफेसर हैं स्कूल के। तो वो मेरे पास, उनके वालिद साहब तबीब थे और मेरे पास आए, सलाम दुआ की। मेरी हिकमत से पहले से उनसे दोस्ती थी, इस्लाम दुआ थी, बचपन एक साथ गुजरा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वालिद साहब मेरे तबीब थे, तो मेरा मुताला तो बहुत वसी है तिब के बारे में, वैसी प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं मतब नहीं करता, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। तो मुझे तहरीक साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि मैं तिब्बे यूनानी का नुमाइंदा हूँ, और आप सारे तुले में कि नहीं ये अलग तिब है। तो आप साबिर साहब की मुखालफत क्यों करते हैं? मैंने उनसे कहा यार छोड़ें इन बातों को, बैठे ठंडा वंडा पीते हैं, बात करते हैं, बाद में बात की बात है, पहले कुछ यादें अपनी ताज़ा कर लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि यार एक वक्त था कि उनका एक ग्रुप था, उसमें मुझे भी ऐड किया, जैसे मुख्तलिफ ग्रुपों में ऐड कर लेते हैं साथी। तो मैंने कहा कि यार आपने एक ऐलान किया था, माशाल्लाह आप काबिल हैं, प्रोफेसर हैं, कि मैं उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दूंगा और फ्री दूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगे, जिसकी इल्मी काबिलियत अच्छी हो, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, निज़ाम अच्छा हो। तो आपने उसके लिए नाज़माबाद में मौजूद एक कॉलेज का नाम दिया और उसमें आप लेक्चर देने लग गए। आप यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, वो भी मैंने देखी। लेकिन गुज़िश्ता साल से आप आ गए हैं गुलिस्तान जौहर की तरफ, वहाँ एक कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं। तो जब आप बेहतर कॉलेज में लेक्चर देने का कहा था और नाज़माबाद में दे रहे थे, तो अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है, जब तक मैंने गुलिस्तान जौहर वाला कॉलेज नहीं देखा था, मैंने इसको बेहतर समझा था, मैं यहाँ लेक्चर दे रहा था। अब मेरी नज़र में ये वाला ज़्यादा बेहतर है, तो मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए आ रहा हूँ, तो अब मेरे लेक्चर यहाँ हो रहे हैं। मैंने कहा यार लेकिन एक कन्फ्यूजन तो है। यूट्यूब पे आपकी जो पिछली वीडियोज़ हैं सारे उसको दलील बना के, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो नाज़माबाद वाले कॉलेज को बेहतर कहते हैं और पढ़ा रहे आप वहाँ पर हैं। अब वहाँ वाले कहते हैं कि नहीं हमारा कॉलेज बेहतर है, वहाँ वाले कहते हैं कि नहीं हमारा कॉलेज बेहतर है। तो उसने कहा कि भाई लाजमी बात है, पहले वो बेहतर था, जब मुझे पता चला मैं तो अब इसी को बेहतर दूंगा। और उसूल भी ये है कि बाद में जिस चीज़ को पेश किया जाए वही बाकी रहती है, और पहले वाली चीज़ का अगर रद्द कर दिया जाए तो वो दोहराई नहीं जाती। तो मैं जो है इसी कॉलेज को बेहतर कहूँगा जो गुलिस्तान जौहर में, जिसमें अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरी आपके सवाल का जवाब मिल गया या जवाब दूँ? तो कहने लगे आप जवाब दें। तो मैंने कहा साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहले तिब्बे यूनानी के प्लेटफार्म से तिब्बे यूनानी में तजदीद की, लेकिन उसके बाद साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नजरिया कानून फिल अज़ा पेश किया। वो मेरे सामने किताब लाए थे, कुलियात साबिर रहमतुल्लाह अलैह। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे पेज दिखाया था, जिसके अंदर कहा कि मैंने मुताला किया है और साबिर साहब फरमा रहे मैं तिब्बे यूनानी का नुमाइंदा हूँ। तो मैंने उनको कहा ठीक है फ़लाँ पेज निकालें, फ़लाँ निकाला। मैंने कहा कि फ़लाँ बाब में जाएं, फ़लाँ पेज निकालें। वहाँ मैंने उन्हें एक तहरीर बताई। उस तहरीर में साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि तिब्बे यूनानी 4 अखलात पेश करती हैं। ये तहरीर मौजूद है। तिब्बे यूनानी कितनी अखलात पेश करती है? 4, और उनको 4 आदा से जोड़ती है, फ़लाँ फ़लाँ आदा से, वो हमारा मौजू नहीं है। तो अब मैं जो चीज़ पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम नज़रिया कानून मुफरद आज़ा है, और इसके अंदर 3 अखलात हम पेश करते हैं जिनकी तत्बीक 3 आदा के साथ है। वो आदा की तत्बीक साबिर साहब ने लिखी, वो भी मौजू नहीं है। तो साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा कि तिब्बे यूनानी 4 अखलात पेश करती है, और मैं जो पेश करने अब जा रहा हूँ उसका नाम नज़रिया कानून मुफरद आज़ा है, और उसमें 3 अखलात को हम 3 आदा के साथ जोड़ते हैं। तो मैंने कहा अब उसूल के तहत आप ये बताएं, साबिर साहब ने पहले जिस प्लेटफार्म से मेहनत की थी, बातचीत की थी, उसको लिया जाएगा साबिर साहब के तरीका इलाज यानी तिब्बे यूनानी को लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई लाजिम बात है, जो साबिर साहब ने पेश की है उसी को लिया जाएगा। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि आपका आपने बड़ा मुताला किया। कहा यार ये तहरीर तो मेरी नज़र से ही नहीं गुजरी। हमारा मसला ये है कि हम 2-4 सफ़ात या किताब पढ़ के ये समझते हैं कि हमने बड़ा मुताला कर दिया। देखें, किसी भी चीज़ की अहमियत बताने के लिए किसी चीज़ का रद्द ज़रूरी नहीं होता। मुताले की अपनी एक अहमियत है। मुताला कभी भी आपको फ़ायदा उस वक्त तक नहीं देगा जब तक असातिज़ा की सोहबत ना हो। असातिज़ा की सोहबत उस वक्त तक कभी फ़ायदा नहीं देगी कामिल, जब तक आपका मुताला
ना हो, तो किसी भी चीज़ की अपनी एक अहमियत अपनी जगह मसले में। तो साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये दो बड़े कारनामे हैं, एक तिब यूनानी के अंदर साबिर साहब ने तजदीद की और दूसरा साबिर साहब ने नज़रिया कानून फ़राज़ा पेश किया। अब मेरा आप हज़रात से एक सवाल है कि नज़रिया कानून मुफरद आज़ा की इनफरादियत क्या है, ये दूसरों से अलग क्यों है? एक बात है ना भाई, अलग है, हमने पेश तो किया है, कोई हमसे सवाल करे कि इनकी इनफरादियत क्या है और ये दूसरों से अलग क्यों है, तो हम क्या जवाब देंगे? नज़रिया कानून मुफरद आज़ा में हमने किसी भी बीमारी को किसी उज़्व के साथ ख़ास नहीं किया, ना कोई नुस्खा किसी बीमारी का ख़ास किया है। अगर हम ये कर दें तो मुझे बताएं तिबी यूनानी का क्या कसूर है? एक तो हम तिबी यूनानी का रद्द क्यों करते हैं, फ़लाँ मर्ज़ का फ़लाँ नुस्खा, ऐसा ही है, फ़लाँ मर्ज़ का फ़लाँ। हमारे जितने भी बड़े मेहनत कर रहे हैं उनके तजुर्बात हैं, उनकी एक मेहनत है। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ अलग से जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, किसी चीज़ बस नुस्खाजात पेश कर रहे हैं। अब मैं अक्सर साथियों से ये कहता हूँ, मेरे को साथी मिलते हैं कि यार नज़रिया कानून फ़राज़ा के तहत फ़लाँ मर्ज़ का क्या इलाज है, फ़लाँ में तो कोई इलाज नहीं है। नज़रिया कानून फ़राज़ा के तहत फ़लाँ मर्ज़ की तशख़ीस करें कि कौन से उज़्व के बिगाड़ से ये मर्ज़ पैदा हुआ है, इलाज की बात तो बाद में आएगी, आप पहले उसूल पर तो आएँ। तो नज़रिया कानून मुफरद आज़ा की जो इनफरादियत है वो तशख़ीस है और दूसरों से जो अलग करती है इसमें नुस्खा साजी नहीं है। पहले अव्वल किसी भी नुस्खे को किसी मर्ज़ के साथ ख़ास करना नहीं है, ठीक है, और कौन सा मर्ज़ किस तहरीक में ख़ास है। हमारे करीबी माड़ीपुर से एक दोस्त का फ़ोन आया, कहने लगा यार मेरे पास फालिज का एक मरीज़ आया तो मैंने उसको दवाई दे दी, लेकिन मामला ये उसका तो नाक से खून बहने लग गया और ब्लड प्रेशर उसका 200 से ऊपर है, जिस्म पे कपकपाहट है, जिस्म रुक ही नहीं रहा। मैंने कहा कि कौन सी दवाई देख दी भाई? क्या करशी दवाखाने की हब्बे अजराकी दी, ऊपर लिखा वो भी तो फालिज के लिए मौजूद बेहतर है। मैंने कहा भाई इस पर यह पढ़ लो सिर्फ फालिज के लिए मुफीद है या असाबी फालिज पे मुफीद है। ये भी इनका एहसान है कि इन्होंने कम अज़ कम हब्बे अजराकी पे असाबी फालिज लिख दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कहने लगा यार मुझे तो नहीं पता असाबी फालिज क्या होता है। मैंने कहा सुबहान अल्लाह। तो मैंने कहा कि भाई मरीज़ की क्या हालत का खून बह रहा है? कहा भाई आप फौरी तौर पे ये करें, शाही रखी हुई है नज़रिया कानून फ़राज़ा वालों की, कहा कि वो है। मैंने कहा सौंफ छोटी इलायची ज़ीरा सफ़ेद का कहवा दें और शाही आधी डब्बी बिस्मिल्लाह करके खिला लें, आगे बाकी ये देखते हैं मरीज़ का क्या बनता है। आते जाके जब मरीज़ की नब्ज़ चेक की, वो बेचारा उज़लाती तहरीक के अंदर था और पहले ही बीपी शूट करने की वजह से उसको फालिज हुआ था, पहले ही बीपी शूट करने की वजह से उसको फालिज हुआ था और उन्होंने ये पढ़ के कि ये फालिज की दवाई उसको दे दी। अब मुझे बताएं अगर नुस्खे तय कर लिया जाएं तो फालिज तो है, फालिज कौन सा है, शुगर कौन सी है? अगरचे शुगर हकीकी नहीं है लेकिन कौन सी है? अगरचे एहतलाम हकीकी नहीं है लेकिन किस वजह से है? लफ्ज़ हकीकी भी समझाने के लिए कि हकीकी मर्ज़ में होता है, बाकी तस्कीन व तहलील के भी बहुत से मामलात होते हैं। तो तकी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं किताब के अंदर कि एक चौधरी साहब के पीछे कुत्ता लग गया। भाई कोई चौधरी साहब बैठे हो तो माजरत वैसे ही वाक़या है, तो उनके पीछे एक कुत्ता लग गया, ठीक है। तो वो भागते 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 उन्हें एक दरख्त नज़र आया, दरख्त पे चढ़ गए चौधरी साहब। अब कुत्ता पीछे लगा हुआ था तो वो दरख्त पे तो जज्बात में खौफ में चढ़ गए ऊपर, तो अब कुत्ता नीचे बैठ गया। अब चौधरी साहब इंतज़ार में कि कुत्ता जाए तो मैं नीचे होता हूँ, कुत्ता भी कोई डीठ था, ना इधर हो ना उधर हो, बैठे रहे। काफ़ी देर के बाद इलाके वाले जमा होना शुरू हुए, कुत्ते को भगाया कि चौधरी साहब को कहा नीचे उतरो। अब चौधरी साहब बोले इतना लंबा दरख्त है मैं नीचे कैसे उतरूँ? उन्होंने कहा कि भाई सारे परेशान, हिम्मत करो, छलांग मारो। चौधरी साहब बोले मैं तो छलांग नहीं मार सकता। तो इतने में एक बंदा आया, मुजरबात का रसिया था मेरी तरह, तो वो आया, उसने कहा कि भाई मुझे तरीका आता है इसको उतारने का, मैं बहुत से लोगों को मैंने इस तरह निकाला है, फंसे हुओं को ना। अब ये तो नहीं पता कहाँ फंसे हुओं को निकाला है। खैर उसने कहा कि रस्सी लाओ, रस्सी लाई और रस्सी को घुमा के ऊपर फेंका। चौधरी साहब का रस्सी पकड़ो, चौधरी साहब ने रस्सी पकड़ी, कहा कि कस के बांधो। रोज चौधरी साहब ने कस के बांधी, 2-3 बंदे बुला, कहा कि पकड़ के खींचो इसको जोर से। अब जब खींचा तो चौधरी साहब के नीचे गिरे, डज यहाँ की भी हड्डी टूटी, यहाँ की भी, अरे अल्लाह। तो लोगों ने कहा ये क्या कर दिया तुमने? कहता है यार समझ नहीं आती, मैंने तो इसी तरह बहुत से लोगों की जान बचाई, ये चौधरी साहब की हड्डियाँ कैसे टूट गई? कहना कैसे? का हमारे गांव में खड्डा है, अक्सर लोग उसमें गिर जाते हैं, तो मैंने रस्सी खींच के उसको बोलता हूँ भाई गिरे वो को
کہ باندھ لو، باندھتے تو میں پکڑے کھینچتا ہوں نکل آتے ہیں. یہی میں نے ان کے ساتھ بھی کیا ہے. تو یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بیچارہ کھڈے میں گرا تھا، اسے کھڈے سے نکالنا تھا، اس کی ترتیب اور ہے. وہ بیچارہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اس کے لیے سیڑھی لے آتے، کوئی اور بندوبست کا تو اس کو بھی کھینچ لیا. تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی کی بندہ بولتا ہے یار میں نے تو فلاں مریض کو دیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی 3 مریض پچھلے دنوں ٹھیک ہوئے، اس کو کیا نقصان ہو گیا. بھائی وہ جو مریض ٹھیک ہوئے تو وہ اس تحریک میں تھے، اور جو مریض نہیں ہے وہ الگ تحریک میں ہے. تو نظریہ قانون نفر الاعضاء کے تحت چھوٹی سی بات کروں گا، ساتھی اور بھی بہت ہیں. صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کو پڑھنے کے لیے جیسے حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑے مغز کی ضرورت ہے. ہمارے استاد محترم میں فرمایا کرتے ہیں اکثر مفتی امام ممتاز صاحب کہ کسی بات کا علم پڑھنے کے لیے اتنا دماغ چاہیے، سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اتنا دماغ چاہیے. ایک تو ہے آپ پہلے خود سمجھیں، اس کے لیے بھی اچھا خاصا دماغ چاہیے، لیکن دوسروں میں منتقل کرنے کے لیے اس سے بڑا. آسانیاں نہ ڈھونڈیں. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بہت سے ساتھیوں کو دیا ہے، لیکن اکثر ساتھی جلد بازی میں صرف جیسے بتانے میں عادت میں کہتا ہوں کہ بھائی کل کو کسی جگہ پھنس گئے تو اصول کیا ہوگا. آپ اصول سیکھیں. استاد بیچارے تو شفقت فرمائیں گے، استاد تو آپ کے لیے سہولت دیکھیں گے، اللہ سب کے استادوں کو لمبی زندگیاں دے، لیکن استاد جی کے بعد آپ کے پاس اصول کیا ہوگا. تو آپ تو مریض تھا غدی عضلاتی، تو اس کو دے رہے کہ عضلاتی اعصابی. میں نے کہا کہ کہا صابر صاحب نے فرمایا ہے کہ کیمیاوی کے اندر شفا ہے، تو میں کیمیاوی تحریک دے رہا ہوں. دوسرے کو دیکھا غدی اعصابی تحریک تھی تو اس کو غدی عضلاتی دے دی. کہا کیوں بھائی مشینی تحریک تھی تو صابر صاحب نے کہا کہ کیمیاوی میں شفا ہے تو میں نے کیمیاوی دے دی. کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بات تو سمجھے. یا صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھنے کا مقصد کیمیکل ریئیکشن ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کی تحریک غدی عضلاتی ہے تو بھائی غدد مشینی طور پہ تیز ہیں غدد، لیکن خون کے اندر سودا کم ہو رہا ہے. تحلیل ہے نا، تحلیل کیمیاوی عمل کیا ہے؟ سودا کم ہو رہا ہے. ابھی اسی کیمیاوی عمل کے بڑھانے میں شفا ہے. ہم غدی اعصابی دیں گے، سودا ختم ہو جائے گا، رطوبات کی پیدائش شروع ہو جائے گی. غدی اعصابی تحریک میں غدد مشینی طور پر تیز ہیں. کیمیاوی عمل کیا ہو رہا ہے؟ خون کے اندر کیمیاوی صورت رطوبات پیدا ہو رہی ہیں. صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اسی کیمیاوی عمل کو بڑھایا جائے. خون کے اندر کیمیاوی صورت رطوبات پیدا ہو رہی ہے تو رطوبات کیسے بڑھیں گی؟ اعصابی غدی کر لیں. اعصابی غدی کر لیں تو رطوبات بڑھ جائیں گی، مریض صحت کی طرف چلا جائے گا. اعصابی غدی کے اندر مشینی طور پہ اعصاب تیز ہیں لیکن کیمیاوی طور پہ خون سے حرارت کم ہو رہی ہے. غدد تحلیل کی طرف جا رہے ہو، غدد سے تحلیل آگے آ رہی ہے. غدد سے تعلق چھوڑ کے عضلات کے ساتھ جوڑ دیں. اسی کیمیکل ریئیکشن یہ مراد کیمیاوی عمل کو آپ تیز کر دیں. حرارت طبیعت کم کر رہی ہے خون سے، آپ حرارت ختم کر کے رطوبات کے عضلات کے ساتھ جوڑ دیں. اعصابی عضلاتی کے اندر اعصاب مشینی طور پہ تیز ہیں لیکن خون میں سودا کی پیداوار شروع ہو رہی ہے تو آپ عضلاتی اعصابی کر دیں، سودا بڑھ جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی کیمیاوی عمل کو بڑھانے میں شفا ہے. عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر عضلات مشینی طور پر تیز ہیں. کیمیاوی عمل کیا ہو رہا ہے؟ خون کے اندر رطوبات سے تعلق کم ہو رہا ہے، رطوبات کم ہو رہی ہیں، تحلیل ہو رہی ہیں. تو آپ اسی کیمیاوی عمل کو بڑھا دیں، عضلاتی غدی کر لیں، حرارت پیدا ہو جائے گی، مریض ٹھیک ہو جائے گا. اب صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو لے کے بعض ساتھیوں نے اس سے مراد کیمیاوی تحریک لے لی اور مشینی تحریک کے مریض کو اسی عضو کی کیمیاوی تحریک دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، لیکن اساتذہ کے پاس بیٹھیں، لیکن کتب کا مطالعہ ابھی کریں، محنت کریں، آسانی نہ ڈھونڈیں. ایک بات کے ساتھ بات کو ختم کروں، سب نے سنا ہوا ہے، بات مختصر کروں گا. وہ بندہ جو گیا تھا نا شعر بنانے کے لیے کہ میرے جسم پہ شعر بنا لیں، شعر بنانے والے نے کہا کہ بھائی شعر آرام سے نہیں بنتا، سوئیاں چبھیں گی. کہنا بنا لے بھائی. جیسی سوئی چبھی کہتے اوئی اللہ کہتا کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہا شعر کی دم بنا رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے بغیر دم کا کیا شعر نہیں ہوتا؟ کون سا شعر مر جائے گا؟ دم نہ ہوئی تو بغیر دم کا بنا لے. بڑا سوئی چبھی پھر تکلیف ہوئی کہ ہوئی اب کیا بنا رہے ہو؟ کہتا شعر کا کان بنا رہا ہوں. یار ایک کان والا شعر نہیں ہوتا کیا؟ کان کے کون سے ختم ہونے سے شعر مر جائے گا؟ بغیر ایک کان کے بنا لو. آنکھ بنائی، ٹانگ بنائی، جو بنائی، بغیر اس کا بنائے تو کہا کہ بھائی کون سا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آسانیاں ڈھونڈیں گے نا تو آخر میں شعر کا کچھ بھی نہیں بچے گا.
خالی سوئی کے نشان لے کے واپس آئیں گے۔ تو اساتذہ کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ محنت کر کے اپنے شاگردوں کو، محنت کر رہے ہیں ہر علاقے کے اساتذہ، اپنے شاگردوں کو پورے فن کے ساتھ ساتھ پورا فن دیں اور اصول سکھائیں، اور شاگردوں سے کوشش ہے، یہ گزارش ہے کہ بھائی اصول سیکھیں۔ اپنے اساتذہ سے بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ شفقت فرماتے ہیں، اصول سیکھیں، طب سیکھیں، نسخہ جات اصول کے سیکھتے یقین کریں نسخے آپ کی گود میں۔ جب آپ اصول سیکھ گئے تو ڈرائیونگ آپ سیکھ گئے نا۔ اب کراچی لے کے جائیں، ملتان لے کے جائیں، جہاں لے کے جائیں، آپ کے لیے ساری سڑکیں بڑی پڑی ہیں۔ تو ویسی بات ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔